क्या खत्म हो गया हम लोगों का? मतलब टाइप्स ऑफ वेक्टर्स खत्म हो गया। तो आज हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर में आ जाएंगे, जिसमें ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ये सब आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले एडिशन करने से पहले कुछ चीज़ों को हम लोग पहले जान लें कि जैसे कहता है कोई भी वेक्टर को एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। जैसे सिंपली मान लो कि एक वेक्टर है ए और इसको रियल नंबर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ट्वाइस ऑफ द इनिशियल हो गया, इसलिए इसका टोटल पाथ लेंथ ट्वाइस ऑफ इनिशियल हो गया। इसी को यदि 3 टाइम्स कर देते तो 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल हो जाता, मतलब 3a बन जाता। तो वही कहता है कि यदि किसी वेक्टर को आप किसी पॉजिटिव नंबर से, और यहां पर पॉजिटिव नंबर को हमने लेमडा से रिप्रेजेंट किया, यदि किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते तो उसका मैग्नीट्यूड उतना ही फैक्टर से मल्टीप्लाई होता है। जैसे यहां पर एक लेमडा हम लोगों ने एक पॉजिटिव नंबर को लिया, तो मान लो कि ए वेक्टर है, इसको हम मल्टीप्लाई कर दे 5 टाइम्स। ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये इनिशियल जो भी वेक्टर दे रखा है वो 5 टाइम्स हो जाएगा गिवन वेक्टर का। इसका मतलब यहां पर है जैसे एक वेक्टर रिप्रेजेंट किया ए से और हमने इसको ट्वाइस कर दिया, एक पॉजिटिव नंबर दिया 2, तो ऑब्वियसली ये ट्वाइस ऑफ इनिशियल वेक्टर हो जाए। ठीक है। ये बहुत सिंपल चीज है, जितने से आप मल्टीप्लाई करोगे उतना टाइम्स ऑफ द गिवन वेक्टर, ये इसका मीनिंग है। ठीक है। तो यहां पर वही है कि लेमडा हमने एक पॉजिटिव नंबर लिया, तो पॉजिटिव नंबर के लिए लेमडा ग्रेटर देन 0। ठीक। अब जैसे मान लो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा, बिल्कुल डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे। तो जैसे ए वेक्टर है, इसका नेगेटिव माइनस ए वेक्टर हो गया, इसको 1.5 टाइम्स कर दिया, 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1.5 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वेक्टर, यही मतलब है इसका। हो गया। ऐसे इसको उतना स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिंपली आप डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब एडिशन ऑफ वेक्टर में एक रूल है। रूल ये कहता है कि सिंपली जैसे एक वेक्टर ए, ठीक, यहां पर ध्यान दे दो, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी उसके नियर लाए। पहला वेक्टर ए, जब दूसरा वेक्टर लाएंगे तो ए का हेड बी के टेल से कोइंसाइड करेगा। जब बी को ला रहे हैं तो बी का टेल उससे कोइंसाइड कर रहा है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो
ए प्लस बी या आर को रिप्रेजेंट करेगा, और वो जो रिजल्टेंट होगा फर्स्ट के टेल से सेकेंड के हेड को कोइंसाइड करेगा। ठीक, सिंपल। अगेन देखो, जैसे ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है। तो ए वेक्टर का जो हेड है, बिल्कुल वेक्टर को आप एक जगह से दूसरे जगह ले जाए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करना है। तो ए का हेड बी के टेल से कोइंसाइड किया, और जो रिजल्टेंट आएगा वो पहले वेक्टर के टेल से और सेकेंड वेक्टर के हेड को कोइंसाइड करेगा। तो ये रिजल्ट आ जाएगा आर, जो हमने राइट साइड फिगर में दिखा रखा है, ए प्लस बी। तो वही कहता है ज्वाइन द हेड ऑफ ए टू द टेल ऑफ बी। इसी को हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर में हेड टेल मेथड कहते हैं। दिस गिव्स द रिजल्टेंट आर और द सम ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी। मान लो एक वेक्टर ऐसे, ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर ऐसे, तो सिंपल फिर वैसे ही ए वेक्टर लिख दिया। इसका जो हेड है दूसरे वेक्टर के टेल से कोइंसाइड करेगा, इसको यहां से उठा के यहां लाना है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं। और जो रिजल्ट आएगा पहले वाले का टेल, दूसरे वाले का हेड, और एरो इधर लग जाएगा। आ गया समझ में? इरेज करें, लिख लिया? ठीक। ठीक है, इसी को हेड टू टेल मेथड कहते हैं। अब यहां पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर एडिशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या हुआ? ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी, यही मीनिंग है। तो सिंपल, एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी, इन दोनों को ऐड करें तो ए और बी ऐसे ऐड हो, तो रिजल्टेंट क्या दे देगा भाई? आर दिया। ठीक, तो जैसे ये बी है और ए के साथ हुआ तो रिजल्टेंट ओ आर हो गया, इसका मतलब बी प्लस ए बन गया। दूसरा ऐसे ही सेकेंड पार्ट, ए वेक्टर है, अब बी को इसके नियर लाए तो रिजल्टेंट क्या देगा? ओ टू बी। तो ओ टू बी रिजल्टेंट दे देगा, जिसका वैल्यू क्या आ जाएगा? ए प्लस बी। इसको ए प्लस बी लिखना चाहिए, इसका मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। क्लियर? तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिख लीजिए सिंपल, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। हो गया? अब आ जाए नेक्स्ट। दो वेक्टर के बीच एंगल हम लोग कैसे लेते हैं? या तो दोनों वेक्टर एक जगह से स्टार्ट हो रहा हो, या दोनों वेक्टर एक जगह पर मिल रहे हो, वही एंगल लिखा जाता है। जैसे ये एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर कोइंसाइड कर गया, यहां एंगल लेंगे। या दोनों वेक्टर एक जगह से इनिशिएट हो जाए तो यहां एंगल लेंगे। या तो दोनों वेक्टर को टर्मिनस हो या दोनों वेक्टर को इनिशियल हो, वहां एंगल लिया जाता। मान लो बाय मिस्टेक आपने ऐसा किया, एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर ऐसा है, देख लो ध्यान से, तो क्या ये को इनिशियल है?
नहीं है और हमने एंगल लिख दिया, ये रॉन्ग प्रोसेस। ठीक, तो इसका रेमेडी क्या है? तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को एक्सटेंड कर देंगे। एक्सटेंड का मतलब इस वेक्टर को यहां से ला करके यहां ले आएंगे। तो राइट प्रोसेस क्या हुआ, इस वेक्टर को हमने यहां से यहां लाया और फिर हम ये एंगल लिख लेंगे। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर को ऐड करने का जो मेथड है, जिसको वेक्टर एडिशन मेथड कहते हैं, उसे पहला ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये कहता है कि यदि दो साइड ट्रायंगल का दो डिफरेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो रिजल्टेंट थर्ड साइड हो। ठीक, so if two vectors can be represented by the two sides of a triangle taken in the same order, then the resultant is completely, resultant is represented completely by the third sides of a triangle taken in the reverse order. क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक ट्रायंगल के 3 साइड्स, मान लो ये 3 साइड, 1 सेकेंड साइड, थर्ड साइड। तो कहता जो फर्स्ट साइड और सेकेंड साइड है ये सेम ऑर्डर में होंगे। सेम ऑर्डर का मतलब इसका यहां टेल, इसका हेड। फिर दूसरा वेक्टर जो स्टार्ट होगा वो इसके हेड और टेल को कोइंसाइड करेगा, तो ये सेकेंड वेक्टर। ये हो गया सेम ऑर्डर, 1 and 2 आर इन द सेम ऑर्डर। जो थर्ड रिजल्टेंट है वो कहता सेम ऑर्डर नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, रिवर्स ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब ये गलत हो गया। हमको क्या चाहिए, रिवर्स ऑर्डर, मतलब ऐसा चाहिए। तभी तो हेड टू टेल मेथड अप्लाई होगा ऐड करने का। इसलिए हम लोग स्टेटमेंट में लिखते हैं बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन द रिवर्स और अपोजिट ऑर्डर। हो गया? अब इसका हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। तो यही कहता है कि एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर, रिजल्टेंट ये होगा। मैथमेटिकल एनालिसिस में या एनालिटिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, एक वेक्टर P, दूसरा वेक्टर Q और थर्ड वन इज द रिजल्टेंट R वेक्टर। ठीक, अब हमको इनका मैथमेटिकल एनालिसिस करना है, इसलिए अब हम लोगों ने जो 9th-10th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है कि यदि हमको 2 साइड्स गिवन हो और थर्ड मेजर करना हो तो पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम तभी अप्लाई होगा जब ये 90 डिग्री एंगल बनाए। तो एक तो बेस बन गया, परपेंडिकुलर है नहीं, और दो वेक्टर के बीच का हमको एंगल भी चाहिए। हो सकता है कि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, अपोजिट में हो, 60 डिग्री बना रहे हो, 90 डिग्री बना रहे हो, तो रिजल्टेंट निकालना है। तो यहां पर P और Q के बीच ये एंगल नहीं ले सकते। हमने अभी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट बताया, यहां पर आप एंगल नहीं ले सकते। ये प्रोसेस क्या, रॉन्ग।
इसलिए हमने क्या कहा था कि इस वेक्टर को यहां तक एक्सटेंड कर देते हैं और ये एंगल लेते हैं। इसलिए हमने यहां पर ज्योमेट्रिकली इसको एक्सटेंड किया और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और तब हम एंगल लेंगे। तो वही हमारा यहां पर प्रोसेस है। यहां हमने जो वेक्टर गिवन है पी और क्यू, यहां से इसको एक्सटेंड कर दिया और ये डॉटेड लाइन यहां पर एक एंगल थीटा फॉर्म कर गया। ये हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो फाइनली रिजल्टेंट हमको फाइंड करना है, तो इसका नेमिंग कर देते हैं और ये चीज भी देख लेते हैं जहां O to A, और ये एंगल अल्फा ले लिया। अल्फा ये लिया कि हमको पी वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच का एंगल डायरेक्शन देगा। ठीक, तो यहां से यहां तक O से A तक P वेक्टर हो गया, A से C तक का Q वेक्टर हो गया, OC हमारा रिजल्टेंट हो गया। अब एनालिटिकल ट्रीटमेंट पर आ जाए तो सबसे पहले हम ये जो छोटा सा ट्रायंगल है जो हमने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया ABC, इसको हमने ड्रॉ किया। रीजन क्या है कि जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो OC हमें गिवन है, ये पूरा डिस्टेंस हमें नहीं पता है, हमें यहां से यहां तक का P पता है। ये वैल्यू निकालना होगा और फिर ये वैल्यू निकालना होगा। तो ये दो वैल्यू को निकालने के लिए हमने ट्रायंगल को ABC को अलग कर दिया, जिसमें B राइट एंगल्ड है और ये एंगल हमारा थीटा है। ठीक, तो इन ट्रायंगल राइट एंगल्ड को हम लोग बीच में लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC। इसमें हम लोग सबसे पहले कॉस थीटा निकाल ले, जो कि बेस बाई हाइपोटेन्यूज AB बाई AC होता है, जिससे हमें AB का वैल्यू AC कॉस थीटा, और कॉस थीटा मिल गया हम लोगों को। अब इस पूरे ट्रायंगल में देखें तो हमारा OA का मैग्नीट्यूड P है, AC का मैग्नीट्यूड Q है, OC का मैग्नीट्यूड R है। अब AB इज इक्वल टू AC कॉस थीटा, तो AC का वैल्यू Q है, इसलिए ये बन गया Q कॉस थीटा। तो AB हमें मिल गया, AB का वैल्यू आ गया Q कॉस थीटा, मिल गया। अब हमें नेक्स्ट क्या चाहिए, BC चाहिए। तो BC का मतलब इस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमें और हाइपोटेन्यूज गिवन है तो साइन देता है, इसलिए साइन यूज कर लेंगे। तो साइन थीटा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। तो BC इज इक्वल टू AC साइन थीटा। अब AC ऑलरेडी हमें पता है Q, तो Q साइन थीटा आ गया। तो BC का वैल्यू हम लोगों को मिल गया Q साइन थीटा। अब इस पूरे ट्रायंगल में हमें पूरा OB का वैल्यू मिल चुका है, इसका मतलब यहां पर OB हमें मिल चुका है OA प्लस AB। OA का वैल्यू B है और AB हमारे लिए Q cos थीटा है। अगेन BC का वैल्यू भी हम लोगों को मिल चुका है Q साइन थीटा। क्लियर, 100%। अब हमें रिजल्टेंट चाहिए, तो रिजल्टेंट क्या हो गया, पूरे ट्रायंगल में हम आ जाए तो इन ट्रायंगल OBC, B राइट एंगल्ड
हाइपोटेन्यूज हो गया OC इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। OB हमें मिल चुका है P प्लस क्यू कॉस थीटा, ये वैल्यू डाल देंगे P प्लस क्यू कॉस थीटा, और BC का वैल्यू है Q साइन थीटा, ये डाल दिया। तो लेफ्ट साइड में OC, और OC को हम रिजल्टेंट R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये P प्लस क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस Q साइन थीटा का होल स्क्वायर बन गया। इसको ब्रेक करेंगे तो ये P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ कॉस थीटा, और ये आ जाएगा Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, क्या देगा रिजल्टेंट? इसमें Q स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, ये रिजल्टेंट आ गया। आ गया समझ में यहां तक? अब ये रिजल्टेंट का वैल्यू हम लोगों को मिल गया, तो R का वैल्यू जब हम लोगों को मिल गया, जो कि अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा मिला। ठीक है यहां तक 100%? तो R का वैल्यू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू चेंज करेगा, हम लोग उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लेंगे। अब ये रिजल्ट जो हमको चाहिए इस फॉर्म में लिखने की आदत हम लोग डाल लें। मैक्सिमम क्वेश्चन हमें जब वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा तो ऐसे ही हम यूज करेंगे, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, इस फॉर्म में याद रखना है। तो जब भी हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो ये फॉर्मूला। अब रिजल्टेंट का डायरेक्शन रह गया, रिजल्टेंट का डायरेक्शन। रिजल्टेंट क्या है? ऑलरेडी वेक्टर है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दिया, डायरेक्शन चाहिए। अब डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का यहां पर क्या सिंबल है? तो इनिशियली हम P वेक्टर ऐसे ड्रॉ किए थे, इसको हम एक्सटेंड करके यहां तक आ गए। इसका मतलब ये लाइन हमारा इनिशियल है, और जब हेड टू टेल मेथड में गए तो ऐसे गए, लेकिन इसको एक्सटेंड करके हमने ऐसे लिखा। तो इसका मतलब हमारा इनिशियल ये और फाइनल ये, इनिशियल और फाइनल को मिला दो, मिला दिया। तो इनिशियल और ये जो इनिशियल फाइनल का लाइन ऑफ एक्शन है, ये लाइन ऑफ एक्शन इनिशियल के साथ जितना एंगल बनाएगा वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ गई बात? इसका मतलब डायरेक्शन यहां पर क्या रहेगा? अल्फा। अब आपको बेस पता उस ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर भी पता है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में tan ही ऐसा है जो बेस और परपेंडिकुलर को कोरिलेट करता है। इसलिए डायरेक्शन मेजर करने के लिए हम लोग tan यूज करेंगे। तो डायरेक्शन के लिए tan अल्फा, tan अल्फा के लिए परपेंडिकुलर हमारे लिए क्या बन गया? BC। बेस क्या बना? OB। तो BC इज इक्वल टू OB का मतलब क्या हो गया? OA प्लस AB, जो ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल रखा है। BC हमने अभी जस्ट बताया Q साइन थीटा,
ओ ए का वैल्यू पी है और ए बी हम लोगों ने क्या लिखा, क्यू कॉस थीटा। तो डायरेक्शन का भी वैल्यू हम लोगों को मिल गया। क्लियर, 100%? कहीं कोई डाउट? तो अब हम लोग क्योंकि स्कूलिंग नहीं करेंगे तो हमको रिजल्ट से मतलब है, डेरिवेशन से मतलब नहीं। जो रिजल्ट हमने आर निकाला और tan अल्फा निकाला उसी से हमारा मतलब रहेगा। तो ये मैथमेटिकल एनालिसिस ऑलरेडी आपको पीडीएफ फॉर्म में भेज ही दिया है, उसमें आर का वैल्यू निकाल दिया, मैग्नीट्यूड निकल गया और ये हमारा डायरेक्शन निकल। अब कंडीशंस पे आ जाए तो ये फॉर्मूला हम लोगों को दिमाग में रखना है, ठीक। अब हमारा कंडीशन क्या होगा, पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन पे चले आए। हम दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री ले लें व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इसका मतलब P और Q दोनों वेक्टर हमारा सेम डायरेक्शन में हो जाए और पैरेलल हो जाए और कोलिनियर हो जाए, तभी तो एंगल 0 डिग्री बनेगा। अब इसमें डाल दो cos 0 का वैल्यू, क्या आएगा, cos 0 का वैल्यू 1, तो रिजल्टेंट क्या बन गया, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ, cos 0 का वैल्यू 1। इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या बन गया, ये P प्लस क्यू का होल स्क्वायर। फाइनली क्या दे देगा ये, P प्लस क्यू। इसका मतलब ये इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, इसलिए हम इसको R मैक्स भी लिखेंगे। जब भी दो वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाएगा तो हम लोग थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर मैक्सिमम वैल्यू P प्लस क्यू बता देंगे। तो ये पहला कंडीशन आ गया। अब इसका यूज कैसे करेंगे, मान लो आपको दे दिया कि एक फोर्स 5 न्यूटन का एक्ट कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस और 10 न्यूटन का भी अलोंग एक्स एक्सिस, तो भाई रिजल्टेंट कितना आ गया, दोनों को जोड़ देंगे, इट बिकम्स 15 न्यूटन, सिंपल ऐड कर देंगे। यही इसका मीनिंग है, आया समझ में। तो पहला कंडीशन ये आ गया, आर मैक्सिमम P प्लस क्यू जब दोनों वेक्टर पैरेलल हो गए, ठीक, एक डायरेक्शन में हो गया। सेकेंड कंडीशन आ जाए, सेकेंड कंडीशन क्या आएगा, जब दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल हो जाए व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि एक वेक्टर ऐसे दूसरा वेक्टर ऐसे एंटी पैरेलल, तो इस फॉर्मूला में हम डाल दें तो R इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और cos 180 का वैल्यू -1 -2PQ। तो फाइनली क्या आ गया, P माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो रिजल्टेंट क्या आ गया, P माइनस क्यू। इसका मतलब ये R का मिनिमम वैल्यू है, P माइनस क्यू। अब ऐसे क्वेश्चन दे दे कि एक वेक्टर 15 न्यूटन का एक्स के अलोंग और दूसरा 6 न्यूटन का निगेटिव एक्स की तरफ, तो रिजल्टेंट क्या करेंगे, सिंपली सबट्रैक्ट कर देंगे, इतना न्यूटन हो जाए। इसको अप्लाई करने का ये तरीका है। तो रिजल्ट भी हमारा इसी पर बेस्ड है, मिनिमम वैल्यू देगा जब दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल होंगे, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन क्या आएगा, हमने 0 ले लिया, 180 ले लिया, अब दो वेक्टर को हम परपेंडिकुलर कर दे व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रख दे, इसका मतलब एक वेक्टर P ऐसे और दूसरा वेक्टर परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेक्टर।
इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दे, R इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस 90। तो ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस 90 वाला पार्ट 0, इसलिए अंडर रूट ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब इसका एप्लीकेशन क्या है? मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दे कि एक बॉडी के ऊपर दो फोर्स साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहा है, 6 न्यूटन और 5 न्यूटन परपेंडिकुलरली। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? तो हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये रिजल्टेंट आ जाएगा। आ गया समझ में? 100%, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इस तरह से ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का लास्ट सेगमेंट भी हो गया। रिजल्ट यही है कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो ए फॉर्म आ जाएगा। अब इसी में एक पार्ट ऐसा आ जाए कि हम क्यू के डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, तब हमारे रिजल्टेंट पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। पहले क्या था भाई, पी ऐसे था, ध्यान देना, और क्यू ऐसे था। तो पी वेक्टर ऐसे थे, क्यू वेक्टर ऐसे थे, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा ऐसे था। अब इसके डायरेक्शन को जस्ट रिवर्स कर दिया तो क्या आ गया भाई, माइनस क्यू। वही हमने यहां दिखाया। और पहले रिजल्टेंट हमारा क्या था, ये पहले वाला रिजल्टेंट था, ये रिजल्टेंट आर, ये एंगल क्या बना रहा था, अल्फा। ठीक, अब रिजल्टेंट इधर आ गए तो अब एंगल यहां पर बन जाएगा अल्फा। और P और Q के बीच यहां पर देखो ये P वेक्टर है और ये माइनस Q हो गया। अब इन दोनों के बीच का एंगल ये आ जाएगा 180 माइनस थीटा, ये एंगल 180 माइनस थीटा। अब जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है, इसलिए कहा था वेक्टर फॉर्म में याद रखना है। अंडर रूट पी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, अब क्यू बन गया माइनस ये 2PQ ये हो गया, और cos 180 माइनस थीटा ये हो गया पी स्क्वायर, ये हो गया क्यू स्क्वायर। cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव, तो ये माइनस हो गया, और मॉडुलस कैन नॉट बी निगेटिव, तो ये रिजल्ट क्या दे देगा, -2PQ cos थीटा। इसलिए जब भी डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा -2PQ cos थीटा। ठीक, डायरेक्शन पहले क्या था भाई, tan अल्फा। क्या फॉर्मूला था, Q sin थीटा डिवाइड बाई P प्लस Q cos थीटा। यहां पर डायरेक्शन बिल्कुल वैसे ही, tan अल्फा। Q की जगह पर क्या आ गया, -Q। थीटा की जगह पर क्या आ गया, 180 माइनस थीटा। P एज इट इज है, फिर Q की जगह पर माइनस, P प्लस प्लस साइन होगा, और यहां पर cos, तो ये cos 180 माइनस थीटा। मॉडुलस कैन नॉट बी निगेटिव, साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये Q साइन थीटा हो गया। अब डिनोमिनेटर में क्या आ गया, ये P, और Q माइनस है तो क्या आ जाएगा, प्लस होगा, और cos 180 माइनस थीटा माइनस, तो ये P माइनस Q cos थीटा। आ गया समझ में? तो ये सारे कंडीशंस हम लोगों ने अप्लाई कर लिया, और इस कंडीशंस को हम लोग अप्लाई करेंगे अपने प्रॉब्लम सेशन में। ठीक है, तो ये सारा हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार हम लोग पूरे रिजल्ट को वेरीफाई कर लें।
यही आ गया tan अल्फा और r का वैल्यू। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा कि दो वेक्टर पैरेललोग्राम के टू साइड्स को रिप्रेजेंट करेगा और थर्ड साइड रिजल्टेंट हम लोग निकालेंगे, ये कल के क्लास में। ठीक है।